जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में द सिलेक्शन ग्रुप बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करेंगे। इसमें जो है ना बायोलॉजी का क्लास करवा रहे थे, इसमें बायोलॉजी में 2 क्लास करवा चुके हैं। और ये देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी का है सारा हम खत्म करवा दिए हैं। इसका एक जो है ना मैराथन क्लास पूरा एक क्लास में है। तो सभी लोग अगर नहीं देखे हैं, कोई भी अगर नहीं देखें उस क्लास को, सभी लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। पूरा पॉलिटी जितने भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा जो है ना खत्म करवा दिए हैं, ठीक है। और अभी जो इस क्लास में देखने वाले हैं बायोलॉजी देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके पहले जो है ना बायोलॉजी का 2 क्लास करवा दिए हैं। तो पीछे क्लास अगर नहीं देखें तो पीछे क्लास भी देख लीजिएगा। स्पेशल जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ पे आपको जो है ना मिल जाएगा। तो चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते। देखिए बायोलॉजी है, इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 48 तक करवा चुके हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को ज़रूर देखिएगा। और इसके पहले जो 2 क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बायोलॉजी का जो है ना बिहार दरोगा में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब उसका जो वेटेज रहता है ना बिहार दरोगा में बायोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए बायोलॉजी पहले स्टार्ट किए, जैसे ही बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इसके बाद ना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 49 से करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 49 है। 49 नंबर क्वेश्चन पे आइए डायरेक्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई मुख्य परीक्षा जो मेंस का पेपर हुआ था 22/7/18 से, यहाँ से देखने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन पूछा गया बायोलॉजी में इसके पहले वाले क्लास में करवा चुके हैं। देखिए आज से जो है ना क्वेश्चन नंबर 49 से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पीछे क्लास आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, पीछे क्लास जरूर देखिएगा। उसमें जो है ना आपको इसके पहले वाले क्लास जो क्वेश्चन है ना वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो कोई एग्जाम हुआ था 22/7/18 को एग्जाम हुआ था। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, इसमें 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीव विज्ञान के पिता जो है ना कौन कहलाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि जीव विज्ञान के पिता जो है ना कौन कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, अरस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जीव विज्ञान के पिता जो है ना अरस्तु को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। और अरस्तु को ही जो है ना जंतु मतलब जूलॉजी के पिता भी कहा जाता है। तो बायोलॉजी का पिता बोलेगा तो अरस्तु, और जूलॉजी का पिता भी बोलेगा तो जो है ना अरस्तु को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमिलियम नामक जो है ना पुस्तक लिखा, ठीक है। और नेक्स्ट है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ना लाइमार्क और टेवनियस नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। तो बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग था किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम, तो बायोलॉजी का प्रयोग जो है ना बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग था सबसे पहले लाइमार्क और टेवनियस के द्वारा जो है ना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान मतलब बोटनी के जनक बोलेगा तो कौन है, थियोफ्रेटस है। कौन है, थियोफ्रेटस को कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान जो है ना जिसको बोटनी बोलते हैं इंग्लिश में, उसके जनक बोलेगा तो किसे कहा जाता है, थियोफ्रेटस को कहा जाता है, ठीक है। आगे करा थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस ने हिस्टोरिया प्लेटर्नम नामक जो है ना पुस्तक लिखा है, ठीक है। तो थियोफ्रेटस ने हिस्टोरिया प्लेटर्नम नामक पुस्तक लिखा। और हिपोक्रेटस जो है ना, हिपोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जो है ना जनक कहा जाता है, ठीक है। तो चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बायोलॉजी का पिता बोलेगा तो अरस्तु, जूलॉजी का पिता बोलेगा तो अरस्तु, और बोटनी का पिता बोलेगा तो किसे कहा जाता है, तो बोटनी का जनक ना थियोफ्रेटस को कहा जाता है, और चिकित्सा विज्ञान का जनक बोलेगा तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन 50 है, कह रहा है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl को जो है ना स्रावित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जो HCl को जो है ना स्रावित करता है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अमाशय। क्या है, अमाशय, ठीक है। आगे देखिए। तो कह रहा है कि पाचन तंत्र के अमाशय मतलब पेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है, ठीक है। तो पाचन तंत्र के अमाशय मतलब पेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है। नोट में दिया हुआ है कि इस टॉपिक के ऊपर पहले भी चर्चा जो है ना किया जा चुका है, सर के द्वारा बोला गया, तो इसलिए बोलते हैं पीछे क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है, किससे फैलता है। जो टाइफाइड बुखार है मतलब जिसको मियादी बुखार कहते हैं, किससे फैलता है, तो पानी जो है ना खाद्य पदार्थ से फैलता है। किससे फैलता है, तो पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है, ठीक है। तो कह रहा है कि टाइफाइड जिसको मियादी बुखार कहा जाता है दूषित पानी या खाद्य पदार्थ से जो है ना फैलता है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि टाइफाइड के बारे में साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। तो टाइफाइड किससे होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड, ठीक है। और इसे आंत का बुखार या आंत का ज्वर के नाम से जो है ना जानते हैं, किसको, टाइफाइड को जानते हैं, ठीक है।
और यह रोग जो है ना, यह रोग पानी की गंदगी से क्या होता है तो फैलता है। और नेक्स्ट है, कह रहा है गंदे पानी से होने वाले अन्य रोग कौन कौन है, तो टाइफाइड है, हैजा है, जॉन्डिस जिसको पीलिया रोग कहते हैं, ठीक है। तो गंदे पानी से होने वाला रोग कौन कौन है, तो टाइफाइड है, हैजा है, और क्या है, जॉन्डिस जिसको क्या कहते हैं, पीलिया भी कहा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि टाइफाइड रोगी को स्क्लेरोमाइटिसिन औषधि दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइफाइड रोगी को स्क्लेरोमाइटिसिन औषधि दिया जाता है। और टिटेनस के बारे में कह रहा है कि क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। टिटेनस किससे होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। और छूने से या संपर्क से जो रोग फैलता है उसे संक्रामक बीमारी कहा जाता है। तो संक्रामक बीमारी किसे कहते हैं, तो छूने से या संपर्क से जो रोग फैलता है उसे क्या कहते हैं, संक्रामक बीमारी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर, फेफड़ों का जो है ना सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, बताइए। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए, एवेस्टस से कारण होता है। किसके कारण होता है, एवेस्टस से कारण। तो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, तो एवेस्टस से कारण होता है। तो आगे कह रहा है कि फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर जो है ना एवेस्टस से कारण होता है। और एवेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं जो रेशेदार और क्या है, आदहनीय होते हैं, ठीक है। और इसे जो है इसके रेशे क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। आगे कह रहा है उष्मीय उद्योग में काम करने वाले मजदूरों द्वारा जो है ना एवेस्टस का क्या होता है, मतलब वस्त्र पहना जाता है, ठीक है। तो कह रहा है उष्मीय उद्योग में काम करने वाले मजदूरों द्वारा एवेस्टस का वस्त्र पहना जाता है। और आगे कह रहा है कि कैंसर को कर्क रोग भी कहा जाता है। कैंसर को क्या बोलते हैं, तो कर्क रोग कहा जाता है, ठीक है। तो कर्क रोग किसे कहते हैं, तो कैंसर को ही जो है ना कर्क रोग कहा जाता है, ठीक है। और यह तंबाकू के सेवन करने से जो है ना कैंसर हो सकता है। तो तंबाकू के सेवन करने से क्या होता है, तो कैंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जो है ना कूट फल है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है एक कूट फल है, तो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, बताइए। इसमें आंसर जो होगा ना, इसमें एक अनेक आंसर होगा, इसमें जो है ना दो आंसर होगा। इसमें काजू भी होता है, इसमें जो आंसर सटीक आंसर आप इसमें निकालिएगा तो इसमें सटीक आंसर जो है इसका क्वेश्चन ही थोड़ा सा जो है ना ये है। इसमें आप क्वेश्चन का आंसर ना आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, लेकिन इसमें दो भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा इसमें हम कन्फर्म आंसर नहीं बता सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए काजू और ये सब जो है ना, काजू सब क्या होता है, जिसमें देखिए कूट फल के बारे में अगर बात करें कि कूट फल होता क्या है, तो देखिए कूट, पहले तो यहाँ पूछा है क्या, कूट फल क्या है, ठीक है ना। तो कह रहा है कूट फल जो है ना, फॉल्स फ्रूट क्या है, तो वह फल होता है जिसका विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसे क्या कहते हैं, मतलब कूट फल बोलते हैं, जिसके फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कूट फल वह फल होता है जिसका विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसे जो है ना कूट फल कहते हैं, ठीक है। जैसे कूट फल को झूठा फल या छदम फल भी कहा जाता है। और ऐसे फलों के उदाहरण क्या क्या, स्ट्रॉबेरी कूट फल है, अनानास कूट फल है, सहतूत, सेब, नाशपाती और काजू, ये सब क्या है, तो कूट फल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सतफल, कह रहा है पूर्ण रूप से अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को वास्तविक फल कहा जाता है। तो पूर्ण रूप से अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को वास्तविक फल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना, वो एग्जामिनर जो मतलब जो भी एग्जाम पढ़ता है, जहाँ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अपने अनुसार जो है ना आंसर आपको इसमें जो आंसर दिया है अपने अनुसार दिया था बिहार दरोगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर ना यहाँ पे स्टार दिया, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या हो रहा है ना कि क्लैरिटी हो ही नहीं रहा है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है कि सतफलों को यूकॉर्प के नाम से जो है ना जाना जाता है। सतफल को यूकॉर्प के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है, फल भित्ति सतफल की बाहरी खाद्य परत होती है। और नेक्स्ट है, सतफलों में क्या होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, नारियल, आम, कीवी, प्लम, तरबूज, संतरा, अंगूर और क्या है, इत्यादि, ठीक है। तो सतफल कौन कौन होते हैं, तो नारियल, आम, कीवी, प्लम, तरबूज, संतरा, अंगूर इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कह रहा है कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, नेपेंथीज होगा। क्या होगा, नेपेंथीज। तो कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है, नेपेंथीज है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नेपेंथीज कीटभक्षी पादप का क्या है, उदाहरण है। और आगे कह रहा है कि कीटभक्षी पादप वैसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करते हैं, परंतु उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है ना पोषण प्राप्त नहीं होता है, जिस कारण से कीड़े मकोड़े को खाकर अपना क्या है, पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहा है ना कि कीट भक्षी पादप क्या होता है, तो कह रहा है वैसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करते हैं, परंतु उससे जो है ना पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, जिस कारण से एक कीड़े मकोड़े को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे करा इन पौधों को जरूरत के मुताबिक मिट्टी से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए एक कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। आगे करा कि कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली क्या है, मिट्टी में उगते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं, और आगे कह रहा है ये विभिन्न कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कीट भक्षी पौधे जो है मुख्य रूप से शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम जगहों पे क्या होते हैं, उगते हैं। नेक्स्ट है पिंचर प्लांट, ड्रोसेरा या संड्यूज, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूट्रिकलेरिया, कोबरा लिली, वीनस उड़न तस्तरी, घटपर्णी, वीनस और क्या है, फ्लाई ट्रैप है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है लाल रंग के प्रकाश से क्या होती है, सर्वाधिक होती है। उसके बाद क्या होता है, बैगनी रंग में होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जबकि हरा रंग में क्या होता है, न्यूनतम होता है। मतलब लाल रंग में क्या होता है, लाल रंग में जो है ना सर्वाधिक होता है, और बैगनी रंग में क्या होता है, इसके बाद मतलब बैगनी रंग का होता है, और सबसे न्यूनतम बोलेगा तो हरा रंग का होता है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि पादपों के सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। कह रहा है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है, क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय से है। क्या है, तो गाय से है। तो कह रहा है कि पशुओं की रेड सिंधी जो है ना नस्ल क्या है, तो घरेलू मतलब गाय, मतलब घरेलू पशु गाय से संबंधित है। ठीक है, और रेड सिंधी नस्ल की गाय मुख्यतः जो है ना पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद में जो है ना पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रेड सिंधी नस्ल की गाय जो है मुख्यतः पाकिस्तान की कराची में और हैदराबाद में जो है ना पाई जाती है। आगे कह रहा है कि गायों की सबसे भारी नस्ल जो है ना भारत में क्या है, तो कॉन्क्रेज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि गायों की सबसे भारी नस्ल भारत में कौन सा है, तो कॉन्क्रेज है। और नेक्स्ट है होल्स्टीन फ्रीजियन, गायें जो है ना विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है, कौन सा, तो होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, आगे कह रहा है कि विदेशी नस्ल की गाय जर्सिंद भारतीय जलवायु के प्रति उपयुक्त मानी गई है। तो विदेशी नस्ल की गाय जर्सिंद भारतीय जलवायु के प्रति उपयुक्त मानी गई है। और नेक्स्ट क्या है, गणरसी गाय के दूध में जो है ना 5.0% तक क्या होती है, वसा पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा वसा बोलेगा तो भैंस के दूध में 7 से 8% जो है ना पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बोलेगा कि वसा जो है ना भैंस के दूध में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 7 से 8% जो है ना पाया जाता है। और नेक्स्ट है साहिवाल, जो है गाय की नस्ल है। साहिवाल किसकी नस्ल है, तो गाय की नस्ल है, जबकि मुर्रा जो है ना किसकी नस्ल है, तो भैंस की नस्ल है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56। कह रहा निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ जो है ना कौन सी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है, बताइए। क्या होगा, रेहू होगा, कतला होगा, इलेक्ट्रिक रे होगा, कुत्ता मछली होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो है ना स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन है, तो रेहू भी है और क्या है, तो कतला है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि स्वच्छ जल में रेहू और कतला मछलियाँ पाई जाती है। स्वच्छ जल में रेहू और कतला मछलियाँ पाई जाती है। और नेक्स्ट है स्वच्छ जल में पाए जाने वाला प्रमुख मछलियाँ कौन कौन है, तो कतला, रेहू, ब्रिंगल, कॉमन कार्प और क्या है, तिलापिया है। ठीक है, और नेक्स्ट है ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, अमूर कार्प, सार्डिन और मैक्रेल और क्या है, पॉम्फ्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मछलियाँ आती है कौन कौन, देखिए मत्स्य वर्ग के अंतर्गत जो मछलियाँ आती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मत्स्य वर्ग के अंतर्गत क्या होती है, मछलियाँ आती है। और ये लवणीय मतलब मैरीन और मृदु जल फ्रेश वाटर दोनों में क्या होती है, तो पाई जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है ये सभी अनियत तापी जंतु क्या है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मछली वर्ग में हृदय के जो है 2 कोष्ठक होते हैं। मछली वर्ग में हृदय में क्या होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ना कि मछली वर्ग में जो है ना हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, और इस वर्ग के जीव में श्वसन क्लोम और गिल्स द्वारा होता है। नेक्स्ट है मछलियाँ गिल्स द्वारा सांस लेती है, जबकि मानव फेफड़े द्वारा और मेढक जो है त्वचा द्वारा क्या होता है, तो सांस लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मछलियाँ जो है गिल्स द्वारा सांस लेती है, जबकि मानव फेफड़े द्वारा सांस लेती है।
और मेढक क्या है तो त्वचा द्वारा जो है ना सांस लेती है, ठीक है। और नेक्स्ट है मत्स्य वर्ग में शार्क, टॉर्पीडो, भेटकी, हिप्पोकैम्पस, मांगुर, सिंगी इत्यादि क्या है आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठंडे खून वाले जीव क्या है विषम तापीय जीव, विषम तापीय जीव होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, या तो ठंडे खून वाले जीव या तो क्या है विषम तापीय जीव बोल सकते हैं। आइए कह रहा है ये जीव अपने शरीर का तापमान बनाए नहीं रखते हैं, ठीक है। ये जीव जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होता है ये जीव अपने शरीर का तापमान बनाए नहीं रख पाते हैं और इसका आंतरिक तापमान वातावरण में परिवर्तन के साथ क्या होता है बदलता रहता है, ठीक है। और एक कठोर गर्मी या सर्दी के दौरान उन्हें थिलथिलता क्या है थिलथिलता या शीत मृदा क्या है तो उसे गुजरना पड़ता है, ठीक है। आगे करा है सभी सरीसृप उभयचर ठंडे खून वाले जीव है, सभी सरीसृप और उभयचर ठंडे खून वाले जीव हैं, जैसे क्या है कीड़े, मछली, उभयचर और क्या है सरीसृप, ठीक है। आगे करा है कि वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म रक्त वाले जीव, इसी को क्या बोलेंगे समतापीय जीव बोलेंगे। इसके बारे में कह रहा है कि ये जीव अपने शरीर के तापमान को क्या करता है मतलब बनाए रख सकते हैं, ठीक है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल होता है ये जीव अपने शरीर के तापमान को क्या करता है मतलब बनाए रख सकता है, ठीक है। और इसका जो है ना इनका आंतरिक तापमान पर्यावरण में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। और ये कठोर गर्मी या सर्दी के दौरान शिथिलता या शीत निद्रा क्या है तो जो है ना एस्टेवेशन ऑफ हाइब्रेनेशन, ठीक है, सिर क्या होते नहीं गुजरते हैं, ठीक है। आगे करा कि सभी स्तनधारी और पक्षी गर्म रक्त वाले क्या है तो जीव है, सभी स्तनधारी और पक्षी क्या होते हैं तो गर्म रक्त वाले क्या है तो जीव है, जैसे क्या है कुत्ता, मनुष्य और क्या है कबूतर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ देखिए बिहार पुलिस आंसू सहायक अवर निरीक्षक जो है ना प्रारंभिक परीक्षा 26/7/2018 को एग्जाम हुआ था ASI का, ठीक है ना, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में 57 कर रहा है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में क्या होता है तो सहायक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है तो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में क्या होता है तो सहायक है। और हालांकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को क्या है पचाती नहीं है बल्कि एंजाइम को सक्रिय कर देती है एवं एंजाइम की क्रिया को तीव्र गति कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाती नहीं है बल्कि एंजाइम को सक्रिय कर देती है एवं एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देती है, ठीक है। और एंजाइम क्या है तो भोजन को जो है ना पचाती है। और अमाशय के ऑक्सीटिंग कोशिकाओं मतलब जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है तो निकलता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं का क्या करता है तो नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को जो है ना अम्लीय बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो भोजन को क्या करता है तो अम्लीय बना देता है। नेक्स्ट है ज़्यादा मात्रा में मसालेदार भोजन करने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवन ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा मात्रा में मसालेदार भोजन करने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है स्रवन ज़्यादा होता है, जिससे अनपच की समस्या उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीतरस। पीतरस क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है पीत भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, ठीक है। तो पीतरस होता है ना पीत भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। और पीत का स्राव कहाँ से होता है एक्रीज से होता है। पीत का स्राव कहाँ से होता है एक्रीज से होता है। और पीत वसा का पायसीकरण करता है। पीत जो होता है वसा का पायसीकरण करता है और पित्ताशय का आकार नाशपाती के आकार का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया जो है ना कहाँ से प्रारंभ होती है तो कहाँ से होती है मुख गुहिका से होती है। कहाँ होती है मुख गुहिका से। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया जो है ना कहाँ से प्रारंभ होती है तो मुख गुहिका से होती है। तो इसके बारे में कह रहा है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका मतलब मुंह से जो है ना प्रारंभ होती है। और भोजन में या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या वसा लिया जाता है, ठीक है। तो भोजन में या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या वसा लिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है, ठीक है। और इसलिए तुरंत एनर्जी के लिए एथलीट को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। और नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन जो है ना पेट में शुरू होता है। कहाँ होता है तो प्रोटीन का जो पाचन होता है ना पेट में शुरू होता है, ठीक है। और वसा का पाचन क्या होता है सबसे अंतिम होता है। वसा का जो पाचन होता है सबसे अंतिम में होता है और वसा का पाचन पेट में क्या होता है तो शुरू होता है। और छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत में क्या होती है पाचन क्रिया पूर्ण होती है।
और पूर्ण पाचक रस का स्रवण अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। तो पूर्ण पाचक रस का स्रवण कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है पाचन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में से क्या होता है? गुजरता है। पाचन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया जो है 5 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला क्या है? अंतःग्रहण। इसमें क्या होता है? भोजन ग्रहण होता है, ठीक है। इंजेशन, इसमें क्या होता है? तो अंतर्ग्रहण में क्या होता है? भोजन ग्रहण होता है। और पाचन में क्या होता है? डाइजेशन, मतलब भोजन का टूटना होता है। अवशोषण तीसरा क्या है? तो अवशोषण है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा क्या है? अवशोषण। आगे देखिए। और चौथा क्या है? तो स्वांगीकरण, ठीक है। स्वांगीकरण में क्या होता है? अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना, ठीक है। और पांचवा क्या है? तो मल परित्याग, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है यहाँ पे अमाशय में पेरिटल कोशिका से जठर रस क्या होता है? निकलता है। तो अमाशय में पेरिटल कोशिका से जठर रस क्या होता है? निकलता है। क्वेश्चन नंबर आइए 59 पे कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से जो है ना किसको मुक्त क्या करता है? प्रभावित करता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रभावित करता है? किसको करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता, ठीक है। क्या होगा? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। तो यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में सर्वाधिक क्या होता है? घुलनशील गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त में क्या है? सर्वाधिक घुलनशील गैस है। और इसी के बारे में कह रहा है यह रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को जो है ना क्या करता है? तो कम कर देता है। आगे कह रहा है CO गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक जो है ना लाल पदार्थ बनाता है, जिससे रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जो है ना समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि CO गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जो क्या होती है? तो समाप्त हो जाती है, ठीक है। आगे कह रहा है इसे मनुष्य की श्वास क्रिया रुकने से क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और नेक्स्ट है ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जबकि पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती? निकलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जबकि पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? तो निकलता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? तो CO होता है। CO क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड ही कहा जाता है, ठीक है। और CO का अणुभार मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुभार कितना होता है? तो 28 होता है। और इसकी जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? तो उदासीन होता है, ठीक है। और CO मतलब CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का वायु प्रदूषक होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषण जो है नहीं माना जाता है। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना जो है ना ज़्यादा तीव्रता से क्या होती है? अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज़्यादा तीव्रता से जो है ना अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है ओमेगा-3 एक वर्ग है, किसका? बताइए। ओमेगा-3 एक वर्ग है किसका? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, वसीय अम्ल का। किसका है? वसीय अम्ल का। तो ओमेगा-3 जो है ना एक वर्ग वसीय अम्ल का है। यह हृदय के लिए क्या होता है? तो अच्छा होता है। नेक्स्ट है ओमेगा-3 जो है ना वसीय अम्ल 3 अनिवार्य वसीय अम्लों का स्रोत होता है। ओमेगा-3 जो है ओमेगा-3 जो है वसीय अम्ल के 3 अनिवार्य वसीय अम्लों का स्रोत होता है। पहला क्या है? तो अल्फा लिनोलिक अम्ल, दूसरा क्या है? एकोसापेंटोनिक अम्ल, एवं क्या है? तीसरा क्या है? तो डेकोसा हेक्सोनोइक अम्ल। तो पहला क्या है? अल्फा लिनोलिक अम्ल, दूसरा क्या है? एकोसापेंटानोइक अम्ल, और तीसरा क्या है? डाकोसा हेक्सेनोइक अम्ल, ठीक है। आगे कह रहा ओमेगा-3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। ओमेगा-3 जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और वसा अम्ल जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त वसा, एक होता है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल और वनस्पति तेल से क्या होते हैं? मिलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वसा अम्ल जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त वसा और एक होता है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा अम्ल जो है ना मछली के तेल और वनस्पति तेलों से क्या होते हैं? मिलते हैं। और नेक्स्ट है वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का क्या है? एक एस्टर होती है, ठीक है। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है? बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से क्या होता है? कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। बताइए कौन सा विटामिन है? कौन सा विटामिन कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी। तो यहाँ पे कह रहा है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसमें नोट में दिया हुआ है कि विटामिन के बारे में पहले जो है ना बताया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एड्स निम्नलिखित कारणों में से किसके द्वारा होता है बताइए। एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है बताइए, किसके द्वारा होता है। तो क्या होगा, एड्स किसके का द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा। क्या होगा, विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है, विषाणु के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी, विषाणु के द्वारा क्या होता है, एड्स होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एड्स जो है ना विषाणु द्वारा होता है, और एड्स जो है ना HIV विषाणु से क्या होता है, फैलता है। और एड्स का पूरा नाम पूछेगा तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूरा नाम। और एलिसा टेस्ट HIV वायरस की जांच से संबंधित है, ठीक है। और एलिसा का पूरा नाम क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ठीक है। तो एलिसा का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे 63 पे कराए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम EEG निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है बताइए, क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। क्या होगा, मस्तिष्क, ठीक है। तो कह रहा है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम में से निम्नलिखित में से जो है ना किसके लिए क्या है, निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो मस्तिष्क। तो यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, जिसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट में EEG बोलेंगे, का प्रयोग मस्तिष्क की निगरानी के लिए होता है। और ECG का जो है ना, ECG का प्रयोग कहाँ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हृदय की जो है इलेक्ट्रिकल गतिविधि को क्या करता है, माप करता है। जब EEG आएगा तो मस्तिष्क हो जाएगा, और जब ECG आएगा तो क्या होगा, हृदय हो जाएगा, कार्डियोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है MRI का पूरा नाम क्या आता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का पूरा नाम जो है ना क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और यह चिकित्सा इमेजिंग परीक्षण है जो आंतरिक शरीर संरचनाओं की विस्तृत छवियां क्या करता है, तैयार करता है। और MRI स्कैनर चित्र बनाने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और MRI मतलब एक्सरे, क्या MRI एक्सरे विकिरण जो है इनका उपयोग नहीं करता है। और MRI स्कैन का उपयोग शरीर के किसी भी हिस्से की जांच के लिए जो है ना किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि मानव शरीर में होता है, बताइए क्या होता है, मानव शरीर में क्या होता है। तो मानव शरीर में जो है लगभग कितना % पानी होता है, 70% जो है ना पानी होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में लगभग जो है ना 70% भाग क्या होता है, पानी होता है। और जल हमारे शरीर का प्रमुख क्या है, तो अवयव है। और शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रिया जलीय जो है ना माध्यम से क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम से क्या होती है, तो उत्पन्न होती है। और जल हमारे शरीर का क्या है, तो प्रमुख जो है ना अवयव होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जल हमारे शरीर के ताप को जो है ना, ताप को द्वारा क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो जल हमारे शरीर के ताप को के द्वारा क्या करता है, नियंत्रित करता है। और जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का क्या है, महत्वपूर्ण माध्यम है। तो जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और जल में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो क्या है, भैंस गया पानी, विटामिन बी और क्या है, तो सी है। और जल में अघुलनशील विटामिन एवं वसा में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो कौन सा है, ADE, जिसको क्या बोलेंगे, KEDA, शॉर्ट में जो है ना याद करने के लिए क्या है, KEDA याद रखिएगा, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो जो है ना कौन है, ADE है, ठीक है, याद रखिएगा। जल में अघुलनशील है लेकिन वसा में क्या है, तो घुलनशील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 कर रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, क्या होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कह रहा है कोशिका का शक्ति स्रोत जो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ना आल्टमैन ने किया था। और यह कोशिका का क्या होता है, श्वसन स्थल है। आगे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, या तो कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है। और DNA केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। तो DNA केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। और आगे कह रहा है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और गोल्जी क्वाई को कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। तो गोल्जी क्वाई को कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज जो है किसने किया था, डी डुबे ने किया था। और इसी को जो है इसे आत्महत्या की क्या कहते हैं, थैली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है ना हरा होता है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग क्या होता है, तो हरा होता है, बताइए किसके कारण होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। तो कह रहा है क्लोरोफिल रंग द्रव की उपस्थिति के कारण क्या होता है, पौधे का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्या है, मतलब पिगमेंट होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम क्या होता है, धातु होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होता है।
तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होता है। और नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल में क्या होती है, सर्वाधिक, और हरे रंग में क्या होता है, सबसे कम होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल में क्या होता है, सर्वाधिक होता है, और हरे रंग में क्या होता है, तो सबसे कम होता है। आगे कह रहा है कि पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि यही प्रमुख रूप से जो है ना प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, संपन्न होता है। और क्लोरोफिल के क्या है, 4 घटक हैं। और नेक्स्ट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या है, कैरोटीना तथा क्या है, जेनोफिल है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के 4 घटक होते हैं, एक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और क्या है, कैरोटीना, और क्या है, जेंथोफिल है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, बताइए कौन करता है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है, तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो शरीर का तापमान जो है ना हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है, तो नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि हाइपोथैलेमस क्या है, तो कह रहा है यह अंतः ग्रंथियों से स्रावित होने वाला क्या है, हार्मोन का क्या नियंत्रण करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या है, तो यह अंतः ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन को नियंत्रित करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। और नेक्स्ट है प्रोस्टीरियर प्यूटेटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन इसे क्या करता है, स्रावित होते हैं। और यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के क्या है, तो केंद्र होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी में क्या होता है, नियंत्रण में है। ठीक है, नेक्स्ट है सेरिबेलम क्या है, तो शरीर का संतुलन बनाए रखना एवं ऐच्छिक पेशियों के संतुलन पर क्या नियंत्रण करता है, कौन, सेरिबेलम क्या करता है, तो शरीर का संतुलन बनाए रखना और ऐच्छिक पेशियों के संतुलन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेरिब्रम का कार्य क्या है, तो यह मस्तिष्क का सबसे क्या होता है, विकसित भाग होता है। तो सेरिब्रम क्या होता है, तो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। और यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी एवं क्या का चिंतन का क्या होता है, केंद्र होता है, कौन, सेरिब्रम होता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट है। बिहार पुलिस उत्पाद अवनिरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा कब हुआ था, 9/6/2019 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है, बताइए। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है, तो क्या होगा, तो प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से, प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। तो माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। और मनुष्य में जो है ना गर्भाधान काल कितना दिनों का होता है, 280 दिनों का होता है। और नेक्स्ट है निषेचन क्रिया के बाद वना युग्मनज तीव्रता से क्या समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होने लगता है, और अंततः जो है ना गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित क्या है, शिशु को स्थापित करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजनों द्वारा क्या होता है, विभाजित होने लगता है, और अंततः जो है ना गर्भाशय से एक पूर्ण विकसित शिशु को जो है ना स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि निषेचन के बाद लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण मतलब एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि निषेचन के बाद लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण कहते हैं। ठीक है, और युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास मतलब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। और नेक्स्ट है भ्रूण के जननिक स्तर जो है ना क्या है, एंडोडर्म, मीसोडर्म और क्या है, एक्टोडर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 कह रहा है इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन जो है ना पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, तो ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, और क्या है, साइटोकाइनिन है। लेकिन एब्सिक एसिड जो है ना क्या है, तो पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो कह रहा है एब्सिक एसिड पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। पौधे में मुख्य रूप से जो है ना 5 तरह के क्या होते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन, ऑक्सिन, जिबरेलिक अम्ल और साइटोकाइनिन और क्या एथाइलिन और क्या एब्सिक अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पौधे में मुख्य रूप से जो है ना 5 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, एक ऑक्सिन, एक जिबरेलिक अम्ल, दूसरा क्या है तो साइटोकाइनिन, और नेक्स्ट है इथाइलिन और क्या एब्सिक अम्ल है। ठीक है, आगे कह रहा है एब्सिक अम्ल और एथिलीन को पादप वृद्धि अवरोधक माना जाता है। तो एब्सिक अम्ल और एथिलीन को पादप वृद्धि अवरोधक माना जाता है। और नेक्स्ट है ऑक्सिन, गिबरेलिन और क्या है साइटोकाइनिन पादप वृद्धि क्या है, प्रवर्तक है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन और उनके कार्य। पादप हार्मोन और उनके कार्य क्या है, तो नेक्स्ट है पहला क्या है, तो पहला पॉइंट है ऑक्सिन। तो ये कह रहा है कि पौधे में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। कौन, तो ऑक्सिन देता है।
तो यहीं पे कह रहा है कि पादप हार्मोन उसके कार्य क्या है, तो पहला क्या है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या करता है, तो पौधों में कोशिका वृद्धि क्या करता है, पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदन को क्या करता है, मतलब बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है गिबरेलिंस है। गिबरेलिंस क्या करता है, तो बीजों और कलियों की निष्क्रियता को तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो गिबरेलिंस क्या करता है, बीजों और कलियों की निष्क्रियता को तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। ये क्या करता है, तो पौधे में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, तो पौधे में कोशिका विभाजन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है एबेसिक एसिड। ये क्या करता है, बीजों और कलियों की सुप्तावस्था को क्या करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है एथिलीन। ये क्या करता है, पौधे के फलों को पकने में क्या करता है, सहायता करता है और पत्तों को गिरने मतलब विगलन का क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट है नोट में दिया हुआ कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एबेसिक एसिड, वृद्धिरोधक हार्मोन है। ठीक है, एबेसिक एसिड क्या है, वृद्धिरोधक हार्मोन है और यह बीजों को सुव्यवस्था में क्या करता है, रखता है और यह पुष्पन में क्या होता है, तो बाधक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एबेसिक एसिड पत्तियों के विगलन के मुख्य भूमिका को क्या करता है, निभाता है और बाढ़ में यह पौधे की पत्तियों के रंध्रों को बंद कर पौधे को लंबे समय तक जो है सुरक्षित रखता है। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑक्सिन्स हार्मोन, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला क्या है, तो हार्मोन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सिन्स हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। और नेक्स्ट है एथिलीन। इथाइलिन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में क्या होता है, तो पाया जाता है। तो एथिलीन इथाइल एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और एथिलीन फलों को पकाने में क्या करता है, तो सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट एग्जाम का। देखिए क्या है, तो बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक SI मुख्य परीक्षा ये कब हुआ था, 25/8/2019 को हुआ था। इसका देखते हैं, जो भी बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है इसी को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि DNA किस में पाया जाता है, बताइए। DNA जो होता है किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, तो DNA जो है केंद्रक में पाया जाता है और DNA का पूर्ण रूप बोलेगा तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और DNA जो है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है, बहुलक है। और DNA की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से क्या होती है, तो बंधी होती है। और DNA से RNA का संश्लेषण को अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि DNA से RNA के संश्लेषण को अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और नेक्स्ट है कोनेरबर्ग ने सर्वप्रथम परखनली में DNA का संश्लेषण किया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम जो है ना परखनली में DNA का संश्लेषण किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है यूरेसिल नामक पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस RNA में पाया जाता है। तो यूरेसिल नामक पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस RNA में पाया जाता है। और नेक्स्ट है DNA अनुवांशिक गुणों के एक संतति से दूसरे संतति तक क्या करता है, ले जाया जाता है। तो DNA अनुवांशिक गुणों के एक संतति से दूसरे संतति तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में DNA डबल हेलिक्स की जो है ना खोज किया था। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में DNA डबल हेलिक्स की खोज किया था और इस खोज से अंततः अनुवांशिक कोड को समझने में क्या है, तो मदद मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है कि दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक जो है ना भूमिका है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है, तो किसका है, तो कैल्शियम का है। किसका है, कैल्शियम का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि दांत के निर्माण में कैल्शियम तत्व की सर्वाधिक क्या होती है, भूमिका होती है। और दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर सफेद चमकीला इनेमल का मोटा आवरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर सफेद एवं चमकीला इनेमल क्या होता है, मोटा आवरण होता है। और मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो क्या होता है, इनेमल होता है। और दांत मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो दांत मुख्यतः जो है ना कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और दांत जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कृतनक होता है जिसको इंसीजर बोलते हैं, एक होता है रत्नक जिसको कैनाइन बोलते हैं, और एक होता है अग्रचवर्णक जिसको प्रीमोलर बोलते हैं, और चौथा क्या होता है, तो चवर्णक उसको मोलर कहते हैं। ठीक है, तो दांत जो है ना 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृतनक, एक होता है रत्नक, एक होता है अग्रचवर्णक, एक होता है चवर्णक। ठीक है, और आगे कह रहा है कि बच्चों में 20 दांत 2 बार आते हैं। इन्हें अस्थायी दांत या मिल्क टीथ दूध का दांत जो है ना कहा जाता है। और नेक्स्ट है अकल का दांत जो सबसे बाद में आता है। ठीक है,
अक्ल का दांत जो है ना सबसे बाद में आता है। और आगे कह रहा है कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या जो है ना कितनी होती है, 32 होता है। और नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत हड्डी बोलेगा तो जबड़ा की हड्डी होता है। और नेक्स्ट है मुंह के निचला जबड़ा मूवेबल होता है, ठीक है। तो मुंह के निचला जबड़ा क्या होता है, मूवेबल होता है, जबकि ऊपरी जबड़ा अस्थायी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा हड्डी बोलेगा तो फीमर जांग का होता है। और मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा हड्डी बोलेगा तो स्पेटिस किसका कान का होता है। और टिबिया नामक हड्डी जो है ना टांग में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पे करा, इनमें से कौन टेपोलारामाइज एंजाइम का स्रवण करता है, बताइए। करा इनमें से कौन टेपोलारामाइज एंजाइम का स्रवण करता है, तो कौन करता है, एस्चेरिया कोलाई करता है। कौन करता है, एस्चेरिया कोलाई करता है। तो करा एस्चेरिया कोलाई टेपोलामेराइज एंजाइम का स्रवण करता है। और जो है ना करा कि टेक्यूपोलामेराइज एक एंजाइम है जो थर्मोफाइल में पाया जाने वाला क्या है, थर्मोस्टेबल एंजाइम है। और टेक जो है ना करा कि टेक्यूपोलामेराइज उच्च तापमान पर क्या है, सक्रिय होता है। और टेक्यूपोलामेराइज पीसीआर में व्यापक रूप से क्या होता है, उपयोग में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से देखिए बोटनी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है इनमें से कौन परजीवी पादप है, बताइए। कह रहा है इनमें से जो है ना कौन परजीवी पादप है, तो कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कसकूटा है। क्या है, कसकूटा। तो कह रहा है कसकूटा जो है ना परजीवी पादप है। और नेक्स्ट है परजीवी पादप अपना पोषण मृत या जीवित जीवधारियों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि परजीवी पादप अपना पोषण मृत या जीवित जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। और परजीवी पादपों को निम्नलिखित श्रेणियों में जो है रखा गया है, ठीक है। इसमें क्या है, तो पूर्ण स्तंभ परजीवी। इसमें क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है अमरबेल तथा कसकटा एक क्या है, पूर्ण स्तंभी परजीवी है। तो अमरबेल तथा कसकटा एक पूर्ण स्तंभी परजीवी है। और इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि आंशिक स्तंभ परजीवी, इसमें क्या होता है, तो बिस्कस एल्बम और बांधा आंशिक तथा परजीवी के क्या है, उदाहरण है। और दूसरा क्या है, पूर्ण मूल परजीवी। दूसरा क्या है, पूर्ण मूल परजीवी। इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि ओरोवैंकी जो है, सिस्टैंकी, अस्टाइगा और रिपलिसिया इसके प्रमुख क्या है, उदाहरण है। और तीसरा क्या है, आंशिक मूल परजीवी। इसमें क्या होता है, चंदन का पेड़ एक आंशिक मूल परजीवी है। चंदन का जो पेड़ है क्या है, आंशिक मूल परजीवी है। और नेक्स्ट है पुष्पीय पादपों में नियोटिया और मोनोट्रोपा और सार्कोडस प्रमुख मृतभोजी पादप है। और नेक्स्ट है ड्रोसेरा, नेपेंथीज, डायोनिया क्या है, यूट्रिकुलेरिया आदि प्रमुख कीटभक्षी पादप है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ड्रोसेरा, नेपेंथीज, डायोनिया और यूट्रिकुलेरिया आदि प्रमुख जो है कीटभक्षी क्या है, तो पादप है। क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है कि अमीबा किस से भोजन ग्रहण करता है, बताइए। अमीबा जो है ना किससे भोजन ग्रहण करता है, तो क्या होगा, कूटपाद से करता है। किससे करता है, कूटपाद से करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अमीबा कूटपाद जो है ना से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो कह रहा अमीबा जो है ना कूटपाद से भोजन ग्रहण करता है। और अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और एक कोशिकीय जीव अपने आकार को जरूरत के अनुसार जो है ना बदलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव अपने आकार को जरूरत के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है। और नेक्स्ट है अमीबा प्रोटिस्टा जगत से क्या है, तो संबंधित है। और नेक्स्ट है अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। और नेक्स्ट है अमीबा द्वारा अपाचित भोजन को कोशिका झिल्ली के माध्यम से जो है ना बाहर निकाल दिया जाता है। तो अमीबा द्वारा अपाचित भोजन को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। और नेक्स्ट है अमीबा की संरचना में कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली और क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। तो अमीबा की संरचना में कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक होते हैं। और नेक्स्ट है पदाव अमीबा का क्या है, चलायमान अंग है। पदाव अमीबा का क्या है, चलायमान अंग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट है नेक्स्ट ईयर का। तो बिहार पुलिस देखिए अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा जो है ना 22/12/2019 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन 75 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन क्या होता है, तो स्रावित होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। क्या होगा, पीयूष ग्रंथि। तो कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। और वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर क्या आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि मटर के दाने जैसी संरचना वाली क्या होती है, ग्रंथि होती है। और नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है,
क्योंकि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कर रहा है, 76 क्वेश्चन कर रहा है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित क्या है, रक्त को ले जाती है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो कौन ले जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस धमनी ले जाता है। तो मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो फुफ्फुस धमनी ले जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मानव शरीर की फुफ्फुस धमनी, मानव शरीर की फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को ले जाती है। और सिरा जो है ना, सिरा जिसको वेन कहते हैं, में अशुद्ध रक्त का क्या होता है, तो प्रवाह होता है। ठीक है, और धमनी में क्या है, तो शुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है। मतलब सिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में क्या, आर्टरी में क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अपवाद में दिया कि फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुस धमनी में जो है ना अशुद्ध रक्त क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मानव हृदय में 2 वाल्व और 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय का दायां भाग में अशुद्ध रक्त होता है, जबकि बायां भाग में जो है ना शुद्ध रक्त का क्या होता है, परिसंचरण होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मानव हृदय का दायां भाग में अशुद्ध रक्त होता है, जबकि दायां भाग में शुद्ध रक्त का क्या होता है, परिसंचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, क्या कहलाता है, सिरोसा कहलाता है। क्या कहलाता है, सिरोसा कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि आहार नाल मुंह से शुरू होकर गुर्दा तक क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, और आहार नाल की सबसे बाहरी परत को जो है ना सिरोसा कहते हैं, और आहार नाल की सबसे भीतरी परत को जो है ना म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकोसा। और आगे कह रहा है कि आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में क्या होती है, स्थित मल द्वारा क्या होती है, बाहर की ओर खोलती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आहार नाल अग्रभाग से मुख से प्रारंभ, आहार नाल अग्रभाग से मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित मल द्वारा बाहर की ओर खोलती है। और आहार नाल में मुंह, ग्रसनी, पेट और छोटी आंत, बड़ी आंत और क्या है, गुर्दा शामिल है। तो आहार नाल में मुंह, ग्रसनी, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुर्दा भी क्या है, तो शामिल है। आगे कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोले यकृत या जिगर है। और यकृत शरीर की जो है ना सबसे विशाल क्या है, रसायन फैक्ट्री है। यकृत जो है शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि बोलेगा तो क्या है, अग्नाशय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। बताइए क्या होगा। देखिए, अंडाशय है, गर्भाशय है, और जो है ना शुक्रवाहिका जो है नहीं है, लेकिन फैलोपियन नलिका है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है ना नहीं है। ठीक है, लेकिन अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका है। ठीक है, तो कह रहा है कि शुक्रवाहिका मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। शुक्रवाहिका का नर जो है ना जनन तंत्र का क्या है, तो हिस्सा है। शुक्रवाहिका क्या है, तो नर जनन तंत्र का हिस्सा है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और क्या है, फैलोपियन नलिका मादा जनन तंत्र का क्या है, तो हिस्सा है। ठीक है, लेकिन शुक्रवाहिका किसका है, तो नर जनन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका से में क्या होती है, संपन्न होती है। तो निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। और मुख्य महिला जो है ना, मुख्य महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और क्या है, प्रोजेस्टेरोन है। और टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक पुरुष सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो प्राथमिक क्या है, तो सेक्स हार्मोन है, पुरुष सेक्स हार्मोन है। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है। बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है। बताइए क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, सार्क। क्या होगा, सार्क। ठीक है, तो कह रहा है कि सार्क जो है ना मीन वर्ग से संबंधित है। आगे कह रहा है स्टार फिश, सिल्वर फिश, इकानोडर्मेटा संघ का क्या है, तो जीव है। स्टार फिश, सिल्वर फिश, इकानोडर्मेटा का क्या है, संघ का जीव है। और ये जो है ना क्या है, तो मछली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी होता है और मनुष्य स्तनी वर्ग के अंतर्गत यूथेरिया वर्ग में आता है। ठीक है, तो मनुष्य जो है ना, मनुष्य स्तनी वर्ग के अंतर्गत यूथेरिया वर्ग में आता है। और यूथेरिया वर्ग जो है ना क्या है, तो यह पूर्ण विकसित बच्चों को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्तनधारी वर्ग, मैमेलिया। मैमेलिया क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है स्तनधारी वर्ग क्या होता है, तो यह जो है ना सभी उच्च रक्ततापी होता है। और इनका हृदय जो है 4 बेसमी होता है। और उनके दांत जीवन में क्या है, 2 बार निकलते हैं। स्तनधारी वर्ग के जो है ना दांत जीवन में कितने बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। और उनके कान क्या है, तो बाहर होते हैं। किसका, स्तनधारी वर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट है स्तनधारी 3 उपवर्गों में क्या है, तो बटा है। पहला क्या है, प्रोटोथीरिया, ये क्या है, तो अंडे देते हैं। उदाहरण में क्या है, एकिडीना और क्या है, प्लेटिपस। तो स्तनधारी जो है 3 उपवर्गों में बटा है। पहला क्या है, प्रोटोथीरिया, और ये क्या करते हैं, तो अंडे देते हैं। इसका उदाहरण क्या है, एकिडीना और क्या है, प्लेटिपस है। और नेक्स्ट है दूसरा क्या है, मेटाथीरिया।
दूसरा क्या है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया क्या है, तो ये अरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं और जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक क्या है रहता है, जिस उदाहरण में क्या है तो कंगारू, ठीक है। और तीसरा क्या है यूथीरिया, इसमें क्या होता है पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता। नोट में क्या है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, औसतन तापमान कितना 39 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि बकरियों को जो है ना गरीबों का क्या कहा जाता है, गाय कहा जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक बकरी का दूध गाय और भैंस के दूध से हल्का होता है, इसलिए जो लोग गाय और भैंस का दूध नहीं पचा पाते उन्हें बकरी का दूध जो है ना पीने की जो है ना सलाह दी जाती है, ठीक है। आगे कह रहा है डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम होने पर बकरी के दूध का जो है ना सेवन करना सबसे ज़्यादा क्या होता है फायदेमंद माना गया है। तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट कम होने पर बकरी के दूध का सेवन करना सबसे ज़्यादा जो है ना फायदेमंद माना गया है। और यह हार्ट से जुड़ी जो है ना, यह जो है हार्ट से जुड़ी क्या बीमारियों के लिए क्या है फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो क्या पॉइंट कर रहा है कि डक विल्ड जो है ना प्लेटिपस एकमात्र क्या है विषैली स्तनी है। डक विल्ड प्लेटिपस जो है क्या है एकमात्र विषैली क्या है स्तनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा फल का प्रजनन अंग जो है ना नहीं है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल का प्रजनन अंग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, बाह्य दल नहीं है लेकिन वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और क्या है परागकोश है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाह्य दल या बाह्य दल पुंज फूल का जो है प्रजनन अंग क्या है तो नहीं है। और बाह्य दल पुंज फूल का सबसे क्या है तो बाहरी चक्र होता है और यह प्रायः हरे रंग का होता है, ठीक है। और यह प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है सहायक होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे का मुख्य प्रजनन अंग बोलेगा तो फूल होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पुमंग नर जनन अंग जबकि जयांग जो है ना मादा जनन अंग होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे के जनन अंग क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि पुष्प का नर अंग पुंकेसर, क्या जिसको स्टेमेन बोल सकते हैं, ठीक है। पुष्प का नर अंग बोलेगा तो पुंकेसर और पुष्प का मादा अंग बोलेगा तो अंडप या कार्पेल। और पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग होता है, तो पुंकेसर पौधे का क्या होता है नर प्रजनन अंग होता है। और ये पंखड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं। और पुंकेसर दो हिस्से से बना होता है, एक परागकोश क्या है दूसरा तंतु फिलामेंट, ठीक है। वर्तिका और क्या है वर्तिका मादा जनन अंग के भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे करा कि पुंकेसर दो हिस्सों से बना होता है, एक परागकोश एक तंतु। और वर्तिकाग्र और वर्तिका मादा जनन अंग के भाग है। और नेक्स्ट करा कि परागकोश से परागकण विभिन्न माध्यमों के द्वारा क्या होती है संचारित होता है। तो परागकोश से परागकण विभिन्न माध्यमों के द्वारा क्या होती है संचारित होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है देखिए नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, देखिए यहाँ से बायोलॉजी का बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा 22/12/2019 का जो है ना सेकेंड शिफ्ट का, इसके पहले फर्स्ट शिफ्ट का देख रहे थे, यहाँ से जो है सेकेंड शिफ्ट का स्टार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि ब्रेड मोल्ड राजोपस में जनन होता है, बताइए किसके द्वारा होता है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेड मोल्ड राजोपस में जनन होता है किसके द्वारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, बीजाणु गठन द्वारा, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्रेड मोल्ड राजोपस में जनन की प्रक्रिया बीजाणु गठन कर अलैंगिक प्रजनन द्वारा क्या होती है तो होती है। आगे कह रहा है कि ब्रेड मोल्ड या राजोपस में बीजाणु गठन द्वारा क्या होता है जनन होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेड मोल्ड या राजोपस में विषाणु गठन द्वारा जनन होता है। और नेक्स्ट है बीजाणु गठन पौधे में प्रजनन की एक क्या है तो प्रक्रिया है। और नेक्स्ट है बीजाणु निर्माण अलैंगिक प्रजनन की एक क्या है तो विधि है। और नेक्स्ट है इसमें छोटे छोटे बीजाणुओं का उत्पादन होता है, ठीक है। कि बीजाणु निर्माण गठन में जनक पौधा बीजाणु नामक सैकड़ों प्रजनक इकाइयों का क्या करता है तो जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे कह रहा है जब पौधे का बीजाणु आवरण फटता है तो बीजाणु वायु में क्या होते हैं तो फैल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब पौधे का बीजाणु आवरण फटता है तो बीजाणु वायु में क्या होते हैं तो फैल जाते हैं। आगे कह रहा है कि जब ये वायु वाहित बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों आर्द्र व उष्ण में अंकुरित होते हैं और नए पौधे की क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि ब्रेड मोल्ड नम ब्रेड स्लाइस पर अधिक मात्रा में बढ़ता है और गीला ब्रेड स्लाइस नमी और पोषक तत्व दोनों में क्या प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेड मोल्ड नम ब्रेड स्लाइस पर अधिक मात्रा में क्या होता है तो बढ़ता है और गीला ब्रेड जो है ना स्लाइस नमी और पोषक तत्व में क्या है दोनों प्रदान करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि ब्रेड मोल्ड जो है ना और मशरूम दोनों क्या है कवक है। ब्रेड मोल्ड और मशरूम क्या है दोनों कवक है, याद रखिएगा। और आगे कह रहा है कि ये मृतपोषी यानी ये मृत और
सड़ने वाले पौधे या पशु पदार्थ के से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन, यहाँ पे कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जनन का वह प्रकार है जिसमें जीवों के जनक शरीर से जो है ना 2 प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं नर और मादा क्या करता है, युग्मक बनती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जनन का वह प्रकार मतलब लैंगिक जो प्रजनन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो कह रहा है जनन का वह प्रकार जिसमें जीवों के जनक शरीर से जो है 2 प्रकार की विशिष्ट कोशिका नर और क्या है, मादा की युग्मक बनती है, ठीक है, और एक दूसरे से मिलकर एक संयुक्त कोशिका युग्मनज बनाती है, और यह युग्मनज बढ़ने पर क्या है, नए जीव बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विखंडन क्या है। विखंडन क्या है, तो कह रहा है अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक क्या है, विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के दौरान 2 समान अर्धों भागों में विभक्त होकर जो है नए जीवों क्या करता है, उत्पन्न करते हैं। आगे कह रहा है विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक द्वि विखंडन, एक क्या होता है, एक बह विखंडन होता है। और नेक्स्ट कह रहा है अमीबा में प्रजनन द्वि विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। आगे कह रहा है मुकुलन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल के रूप में क्या होता है, उभरता है, जो बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुकुलन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल के रूप में उभरता है और बाद में जो है ना अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। और आगे कह रहा है कि हाइड्रा में जनन मुकुलन द्वारा ही होता है, ठीक है, तो हाइड्रा में क्या होता है, जनन मुकुलन द्वारा ही होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है और श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, बताइए क्या। कह रहा है कि मानव शरीर के गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है और श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, क्या। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी, एल्वियोली होगा। क्या होगा, एल्वियोली होगा। तो कह रहा है कि एल्वियोली जो है ना फेफड़ों में पाई जाने वाली छोटी छोटी क्या है, थैलियाँ होती है और एक गुब्बारे के आकार की होती है और श्वसन तंत्र की सबसे छोटी रचनाएं हैं। और आगे कह रहा है एल्वियोली जो है ना फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एल्वियोली जो है ना फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है और जैसे ही आप श्वसन लेते हैं एल्वियोली क्या होता है, फैलता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है, ठीक है, और जैसे ही आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो एल्वियोली जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए क्या होते हैं, संकुचित होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि श्वास नली मनुष्य, पशुओं और पक्षियों के शरीर में वह नली होती है जो गले की अस्तर ग्रंथि मतलब लैरिंग्स को फेफड़ों से क्या करती है, तो जोड़ती है। आगे कह रहा है कि श्वास नली मुख से फेफड़ों तक हवा पहुंचाने के रास्ते का एक क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ पे कह रहा है कि श्वास नली मुख से फेफड़ों तक हवा पहुंचाने के रास्ते का एक क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। और आगे कह रहा है कि साइनस नाक के आसपास की हड्डियों में खोखली क्या है, गुहा होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि साइनस जो है ना क्या करता है, साइनस नाक के आसपास की हड्डियों में खोखली गुहा होती है और साइनस पर जो है ना उसी श्लेष्मा झिल्ली की परत होती है जैसे कि नाक और मुंह में, ठीक है। आगे कह रहा है जब किसी व्यक्ति को जुकाम या एलर्जी हो तो साइनस उत्तक अधिक श्लेष्म बनाते हैं और क्या होते हैं, सूज जाते हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है अगर इन छेदों या साइनस में भर जाता है तो सांस लेने में क्या होती है, समस्या होने लगती है, ठीक है। और आगे कह रहा है इसी समस्या को साइनोसाइटिस जो है या साइनस कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है, तो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस टीबी से है, ठीक है। तो कह रहा है निश्चय पोषण योजना क्षय रोग इसको टीबी से संबंधित है और निश्चय पोषण योजना का शुभारंभ अप्रैल 2018 से भारत के केंद्र सरकार द्वारा जो है ना किया गया है, ठीक है। और आगे कह रहा है इस योजना का पर्यवेक्षण भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग द्वारा जो है ना किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस योजना का पर्यवेक्षक भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है और प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी टीबी विरोधी उपचार के दौरान जो है ना मतलब दौरान को 500 रुपये प्रति माह का वित्तीय प्रोत्साहन क्या है, तो दिया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी को जो है ना 500 रुपये प्रति माह वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा और केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए रोगियों की आधिकारिक पोर्टल जो है निश्चय पर अपना क्या है, नाम दर्ज कराना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि विश्व में टीबी मुक्त कराने का जो लक्ष्य है 2030 तक रखा है, लेकिन भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत को करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है।
और आगे कह रहा है विश्व के सबसे अधिक टीबी रोगी भारत में पाए जाते हैं, इसलिए भारत को जो है ना टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक टीबी जो है ना रोगी क्या है, भारत में पाए जाते हैं, इसलिए जो है ना भारत को टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे पूछा कि समरूपी अंगों का जो है ना कौन उदाहरण नहीं है। तो पहला चमगादड़ के पंख है, पक्षी के पंख है, कीड़े के पंख है, लेकिन बंदर के जो हाथ है ना ये नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि बंदर के हाथ जो है समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। समजात अंग क्या होता है, मतलब होमोलोजस ऑर्गेन क्या है, देखिए इसके बारे में। तो कह रहा है कि प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एवं उत्पत्ति एक जैसी होती है। यहाँ पे कह रहा है ना कि प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एवं उत्पत्ति एक जैसी होती है, परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, और समजात अंग के कुछ उदाहरण क्या क्या है। तो पहला कि पक्षी, चमगादड़ के पंख तथा घोड़े और जानवर के अग्रपाद, और दूसरा क्या है मनुष्य के हाथ तथा गाय के क्या अग्रपाद, और तीसरा क्या है मेढक के अग्रपाद और तथा क्या है पक्षी के पंख। ये सब क्या है समजात अंग के जो है ना उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि समरूप अंग। समरूप अंग क्या है, तो कह रहा है कि प्राणियों के वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है, लेकिन उनकी उत्पत्ति व संरचना भिन्न है, उसे समरूप अंग जो है ना कहते हैं। और समरूप अंग के कुछ उदाहरण क्या क्या है। तो पहला कीट के पंख तथा पक्षी के पंख। ठीक है, और दूसरा क्या है कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, और तीसरा क्या है चने के पौधे की लता और मटर के पौधे की लता। तो याद रखिए ना कि समरूप अंग के कुछ उदाहरण क्या क्या है। तो पहला कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, और दूसरा है कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, और तीसरा है चने के पौधे की लता तथा मटर के पौधे की लता। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। अगले क्लास में जो है ना बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा जो है 29/11/2020 से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 85 से करेंगे। बाकी इसके पहले जितने भी क्लास लिए हैं, 2 क्लास बायोलॉजी का और इसके पहले पॉलिटी भी करवाए हैं सारा। तो सभी लोग अगर क्लास नहीं देखें तो सभी लोग जरूर देखिएगा। बाकी जितने भी इस क्लास का जो है ना मतलब इस चैनल पे क्लास आता है, सभी क्लास को आप लोग देखा कीजिए। आप लोग के लिए जो है ना क्लास इतना करवाया जाता है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपको फायदा हो। और इसका PDF जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से जो है ना 84 तक डाल देंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, वहाँ पे जो है इस क्लास का PDF क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 मतलब एक क्वेश्चन नंबर 1 से 84 तक का PDF आपको हम वहाँ पे डाल देंगे। तो वहाँ पे जो है ना आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास जो है ना ये जो क्वेश्चन बैंक का जो है ना क्लास रेगुलर लाने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये क्लास जो है ना कम से कम सप्ताह में जो है 3-4 क्लास मतलब पर डे आए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसा लगा, और हर ग्रुप में जो क्लास को शेयर कीजिएगा, और बाकी क्लास को जो है लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर रहें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।